दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। जम्मू डोडा में शहीद हुए जवानों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है, लेकिन उनकी शहादत फिर कई सवाल हमारे सामने खड़े कर गई है। सवाल यह है कि आखिर कब जम्मू कश्मीर आतंक के साए से आजाद होगा। इससे पहले कठुआ जिले में 8 जुलाई को आतंकियों के हमले में जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। पिछले 78 दिनों में जम्मू रीजन में 78 आतंकी हमले हो चुके हैं। आप सोचिए कि 78 आतंकी हमले पिछले 78 दिनों में जम्मू रीजन में हो चुके हैं, जिनमें 10 से ज्यादा जवानों ने शहादत दी है। 15 जुलाई को डोडा में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जिनमें 2 जवान राजस्थान के भी थे। आतंकवादी हमले को लेकर भारत सरकार सख्ती के मूड में नजर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने सेना प्रमुख को आतंकी घटनाओं को लेकर सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं। सेना से जुड़े अफसरों का यह कहना है इस पर कि आतंकवादियों से निपटने के लिए घेराबंदी मजबूत कर दी गई है। जवानों को मजबूत सपोर्ट देने के लिए इलाके में अतिरिक्त बल भेजा गया है। तो देखिए, जो शहीद हुए हैं उनको आज पूरा देश याद कर रहा है, नमन कर रहा है, उनकी शहादत को सलाम कर रहा है। और जो कुछ दिन पहले ही घर पर आने वाले थे वो तो नहीं आए, लेकिन उनका पार्थिव देह ज़रूर तिरंगे में लिपट कर आया है। और जब घर ये पार्थिव देह पहुंची है तो आप देखिए किस तरीके से हर कोई शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए आतुर है। वहाँ पर खड़ा हुआ उनका परिवार और ये सलामी देते हुए, और ये जज्बा, ये हौसला परिवार को, पूरे देश को ताकत देता है कि हमारे बेटे ने शहादत दी है, लेकिन हम फिर भी अपने घर के बेटे को, अपने घर के चिराग को भेजेंगे सरहद पर अपने देश की सुरक्षा के लिए। और ये जो लम्हा है बेहद भावुक करने वाला ज़रूर है, लेकिन यकीन मानिए अगर इनके माता पिता से, इनके परिवार से अगर आप बात करेंगे, इनको सांत्वना देंगे, वो रो ज़रूर रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू ज़रूर है, लेकिन एक गर्व है, एक फ़क्र है आंखों में कि मेरे बेटे ने, मेरे अपने ने प्राण न्योछावर किए हैं पूरे देश की रक्षा के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। और ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, भैसावता कला से और दूसरी डुमोली कला से। ये 2 तस्वीरें और साथ में परिजन और पूरा गांव तिरंगा यात्रा शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए निकाली गई, जिससे हर कोई उनके अंतिम दर्शन कर पाए। लेकिन कई सवाल भी ये शहादत छोड़ जाती हैं कि आखिर क्यों बार बार इस तरीके से शहादत हो रही है, क्यों नहीं इन पर रोक लगाई जा रही है। और ये अंतिम सलामी, मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे हैं शहीद अजय सिंह के घर, उन्हें सलामी देते हुए। हाथों में सभी के तिरंगा है, दिल में जज्बा है, मजबूत हौसला है और शहीद की शहादत को सलाम है। शहादत को नमन पूरा देश कर रहा है, लेकिन कायराना हरकतों से आतंकी बाज नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से वो कायराना हरकतों को अंजाम देते हैं छिप छिप कर, लेकिन हमारे जवान डटे हैं, अड़े हैं कि उनको, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे, बल्कि नेस्तनाबूद करेंगे। और जो हमारे जवान कर रहे हैं
जो सरहद पर खड़े रहते हैं, उफ तक नहीं करते, तमाम तकलीफों को झेलते हैं, सहन करते हैं। और ये वीरांगनाएं आप देखिए किस तरीके से इस शहादत को नमन और सलाम करती हुई नजर आ रही हैं। आप सोचिए कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने किसी ने बेटे को खोया, तो किसी ने पति को, किसी ने अपने पिता को, तो किसी ने अपने अन्य संबंधी को खोया है। लेकिन आज ये शहादत ये यूं ही नहीं जानी चाहिए, बल्कि इसका मुंह तोड़ जवाब और साथ ही साथ इसका बदला पूरा देश चाहता है। पूरा देश चाहता है कि ये शहादत जो हुई है 5 के बदले 50 नहीं बल्कि 500, 5000 रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुख से बातचीत भी की है। और सख्त कार्रवाई के निर्देश रक्षा मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से इससे पहले घाटी में ऐसी कायराना हरकतें आतंकियों की हम देख रहे थे, लेकिन लंबे समय से जो जम्मू शांत था वो अशांत नजर आ रहा है इन कायराना हरकतों की वजह से। लेकिन हमारे जवान भी लगातार इन आतंकियों को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और इनका खात्मा कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। इनका सफाया, वो भी पूरी तरीके से, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि जितने आतंकी जो घुसपैठ के जरिए यहां पर आए हैं उनको खत्म करना, उनको साफ करना, जिससे हमारा देश सुरक्षित रह सके। पाकिस्तान पनाहगार है, लेकिन फाइनल प्रहार अब हमारी तरफ से किया जाएगा, ये तो तय है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल देवानंद रक्षा विशेषज्ञ हैं, कर्नल अनुपम जेटली रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आज स्वागत करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जो हर कोई देख रहा होगा तो आंखें जरूर नम होगी। लेकिन इनका जो परिवार है वो रो तो रहा है, आंसू तो बहा रहा है, लेकिन फक्र भी कर रहा है कि हमारा बेटा सरहद पर तैनात था, प्राण न्यौछावर की है पूरे देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। लेकिन सर, जब शहादत होती है तो सवाल भी तमाम खड़े होते हैं। सवाल यह है कि जो जम्मू अभी तक शांत था वो अशांत कैसे इस तरीके से नजर आ रहा है? मेरे से सवाल है आपका? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा इन वीर रणबांकुरों को जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इस मौके पर आपने मुझे मौका दिया। अब सवाल यह है कि ये एकदम से इस इलाके में कैसे बढ़ गया। मैं इसको 2 नज़रिए से देखता हूँ। पहला यह है कि अगर हम सबको याद है 9 जून का दिन था जी, और उस दिन प्रधानमंत्री महोदय हमारी एक सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए शपथ ले रहे थे, वो अपना एक सेरेमनी का हिस्सा ले रहे थे। वही समय चूज किया हमारे देश के दुश्मनों ने, पाकिस्तान और वो विदेशी ताकतें और देश के अंदर जो देश विरोधी ताकतें, सब ने मिलकर के एक तरह से आतंकी हमले के अंदर अपनी भूमिका निभाई। और उसी रात को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच होता है और उसी दिन आधा हिंदुस्तान तो उन रणबांकुरों की याद में आंखें नम किए बैठा था और बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तानी भी थे जिनको कोई फिक्र नहीं थी, रात को पटाखे चला रहे थे। अब ये सोचने की बात है कि 3 एक्टिविटी एक टाइम पर होती हैं। मैं इसको एक सीधे सीधे तरीके से देखता हूं सामान्य जनमानस के लिए। वो ये है कि देश के अंदर स्थिर सरकार आने जो आ रही थी उसको कोई न कोई तरीके से अस्थिर किया जाए। दूसरी बात जो इसके अंदर मैं देखता हूं कि जो समय चूज किया है, आपने देखा होगा जितने भी इन दिनों में आतंकी हमले हुए, टोटल हमारे 51 रणबांकुरे वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। ये जो जितनी हरकतें हो रही है इसमें 2-3 चीजें बिल्कुल प्रमुख निकल करके आ रही हैं। पहली देखिए कि ये उग्रवादी की लड़ाई और उग्रवाद का जो हमारे हमले हो रहे हैं, ये कोई नए नहीं देश जानता है। हमने बहुत बड़े बड़े हमारे साथियों को खोया है और बड़ी संख्या में खोया है। पर जो ये एक बदलाव देखने को आ रहा है, पहले इस उग्रवादी टेररिस्ट पूरे कश्मीर और हमारे हिंदुस्तान की सरहद में बहुत सारे थे, अब उनका सफाया हो चुका है। और पिछले दिनों में किसी तरीके से उन्होंने हिंदुस्तान के हमारी सरहद के अंदर टेररिस्ट भेजे हैं और सेना आप जानते हैं कि 5 से 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उसको मार गिराती है। पर सवाल यहां उस टेररिस्ट को मार करके खुश होने का नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि जो इस टेररिज्म की जो नलका है, जो टेप है, जो इसको पोषित कर रहा है, उसको जो मार्गदर्शन कर रहा है, उसको जो आदेशित कर रहा है तुम ये करो,
अब उसको चिन्हित करने का समय आ चुका है। वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जनरल्स हैं, पाकिस्तान की ISI है, एक तो ये है, और उनको चिन्हित करके मारना पड़ेगा। आज तक तो उग्रवादी मारते हैं, उनको तो कुछ दिक्कत ही नहीं हो रही है, और मर गए। पाकिस्तान में उग्रवादी की वो फैक्ट्रियां हैं, हर मदरसे के अंदर 50-50, 100-100 रोज तैयार होते हैं, और वो बॉर्डर पे बैठे हैं। इनको मारने से अब काम नहीं चलेगा। इनको जो ट्रेन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में बैठे आका, उनको मारना पड़ेगा। अब ये भारत सरकार को तय करना है। सेना तो अंदर इनका खात्मा कर रही है, सेना को आदेशित करना पड़ेगा, जो भी तरीका इनको ढूंढना पड़ेगा। दूसरा एक एंगल निकल के आपने देखा इन हमलों में पहली बार स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया है, और उन स्टील बुलेट्स की जब छानबीन की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया, वो पाई गई है मेड इन चाइना। और उसके साथ साथ कुछ रेडियो सेट्स मिले हैं। पुराने जमाने में क्या होता था साहब, जब रेडियो सेट्स कम्युनिकेट करते थे मिलिटेंट्स, तो हमारे जो सर्वेलेंस होता था उससे उनका पता लगाया जाता था। इस बार रेडियो सेट मिले जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चर्ड हैं। हथियार मिले हैं, M4 वेपन मिले हैं, चाइनीज हथियार और अमेरिकन हथियार। तो मैं ये मानता हूं अब ये भारत के खिलाफ जो उग्रवाद के नाम पर जो कार्रवाई हो रही है, ये इंटरनेशनल साजिश है। और यहां एक आखिरी बिंदु, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं कि बिना लोकल सपोर्ट के कैसे हो सकता है। देखिए, लोकल सपोर्ट है। अरे जब आपके पार्लियामेंट में खड़े होकर के सैनिकों को लोग गाली देते हैं, सैनिक कमांडरों के बारे में गलत बयान बात करते हैं, और भूतपूर्व कई उसके अंदर ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान है, तो देखिए देश के अंदर वो जो एक आदमी पहाड़ों में बैठा है, जिसका घर दूसरे घर से 5 घंटे की दूरी पर आता है, बिल्कुल, तो वो उनको भी हम दोष दे रहे हैं। पर वहां दोष मैं मानता हूं तंत्र का है कि उन तक क्यों नहीं पहुंचा आज तक, और कहां कमियां रही। बहुत सारी है, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि पूरा देश ये पूछ रहा है सवाल, और वाजिबी सवाल हैं। जिस तरीके से आप कह भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आतंकियों से ही नहीं लड़ना, बल्कि विदेशी ताकतों का जो जिक्र बार बार आता है, उनसे भी लड़ना है। कर्नल अनुपम जी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देवानंद जी हैं, कई सवाल उन्होंने भी उठाए हैं, और कई बातें भी अहम उनकी तरफ से कही गई हैं। किस तरीके से जो विदेशी बुलेट है उसका मिलना और विदेशी ताकतों का जिक्र होना, जाहिर सी बात है ये तो होता ही है, और इससे निपटा भी जा रहा है, रणनीति बन रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो जम्मू काफी समय से शांत था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कम से कम 20 साल से, 2002 से, और अब जाकर एकदम से यहां पर गतिविधियां एकदम से बढ़ जाना, ये क्या बताता है? आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि घाटी में तो खात्मा हो रहा है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र की बात की जाए, पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए, तो इसमें बहुत अंतर हो जाता है, और जम्मू में जंगल ही जंगल हैं। क्या यही वजह बन रही है कि आतंकी वहां पर घुसपैठ कर पा रहे हैं? क्या इनको मदद भी कहीं से मिल रही है? इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मान रहे हैं कि जम्मू अब अशांत दिखाई दे रहा है? सारे श्रोताओं को नमस्कार, और मेरा भावभीनी श्रद्धापूर्ण नमन उन साथियों के लिए जिन्होंने अपना जीवन देश की सुरक्षा के लिए लगा दिया। देखिए, 2002 से पहले ये एरिया बहुत अशांत था, और यहाँ बहुत ज्यादा फौज डाली गई। उस फौज ने मार मार कर टेररिस्ट को और उनके स्लीपर सेल्स जो हैं, जो उनके मददगार हैं, उनको पहचान कर उनका खात्मा किया। फिर धीरे धीरे समय गुजरा, और 2019 में अगस्त में जब 370 धारा को लगाया गया, तो सरकार को यह कुछ अंदेशा था कि बवाल होगा तो वैली के अंदर होगा कश्मीर की, और बहुत सारी फौज वहां डाली गई। इसलिए आतंकवादियों के लिए संभव नहीं था कि वहां कोई भी कार्रवाई कर पाए। मगर पीर पंजाल के साउथ में, पीर पंजाल के साउथ जहां डोडा, कठुआ, रियासी, पुंछ, उधमपुर, ये सब एरिया आते हैं, यहां से फौज को कम किया गया। फौज की डेंसिटी कम हुई, और उसके अलावा जब एक सप्ताह पहले बयान भी दिया गया कुछ समय पहले पार्लियामेंट में कि आखिरी सांस ले रहा है जो आतंकवाद है जम्मू कश्मीर का, तो आतंकवादियों को दिखाना था, हमें चौकस रहना चाहिए था कि वो ऐसी हरकत करेंगे। दूसरी बात, आतंकवाद जो है वो हमेशा तभी खत्म होगा जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनसे 2 कदम आगे रहेंगी। 2 कदम आगे कैसे रह सकती है? 2 कदम आगे रह सकती है जब डिप्लॉयमेंट का घनत्व या उनका जो डिप्लॉयमेंट डेंसिटी है ज्यादा हो, और बहुत अच्छा इंटेलिजेंस नेटवर्क हो। हम एक के बाद एक इंटेलिजेंस एजेंसी तो बना रहे हैं, SIA बना दिया, NIA बना दिया, IT है, BSF है, CRPF है, आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस है। मगर क्या ये सब एक साथ मिलकर जो जवान और यूनिट लड़ रहे हैं आतंकवाद से,
क्या उनको इनपुट दे पा रही हैं? क्या ये उन गांव में जो उनके एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में है उनको समझ पा रही है, पहचान कर पा रही है कि उनके टेररिस्ट के कौन कौन है लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं? जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमें ये सोचना पड़ेगा कि आतंकवाद 70 साल में हम खत्म नहीं कर पाए। हर घटना के बाद हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, शोक संदेश पास करते हैं, 2-4 मीटिंग करते हैं, मगर कुछ समय बाद फिर वही रिजल्ट होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जी, 2022 में सिक्योरिटी फोर्सेस के 30 आदमी मरे और 193 आतंकवादी मरे जी। 2023 में सिक्योरिटी फोर्सेस 33 हो गई, मगर आतंकवादी 87 मारे गए। और 2024 में मुझे खेद है कहने में कि 15 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस लोग मर चुके हैं, मगर आतंकी 30 से 35 मरे हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का मरने की संख्या तो उतनी है, मगर आतंकवादियों के मरने की संख्या कम हो रही है। इसकी वजह क्या है? इसके हमें जड़ में जाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि ये क्या वजह है। क्या हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी है या स्ट्रेटेजी चेंज करनी है? डोडा का इलाका जो है वो बहुत दुर्गम पहाड़ियां हैं। हम राजस्थान में बैठकर अरावली पहाड़ियों को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि डोडा का क्षेत्र इतना दुर्गम है। मैंने भी वहां नौकरी की है और देवानंद जी ने भी वहां नौकरी की है, उस एरिया को पहचानते हैं। इस कदर घना जंगल इलाका और दुर्गम पहाड़ियां हैं कि संभव नहीं है कि हर एक आतंकवादी को घुसपैठ से रोका जा सके। हाँ, उस पर कमी की जा सकती है, मगर अगर एरिया हमारे कंट्रोल में है, गांव वाले हमारे साथ हैं, तो एक बार जब वो घुसपैठ करके आए तो उनका पता लगाना काफी आसान हो जाता है। कर्नल देवानंद जी, सवाल अनुपम जी वाजिब बात कही उन्होंने, घुसपैठ जो है वो रुक नहीं रही है, जो हम लगातार जिस पर काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी रणनीति अच्छी नहीं है, स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, लेकिन सवाल मेरा यह है कि आखिर ये घुसपैठ को क्यों नहीं रोकने में हम कामयाब हो पा रहे हैं? क्या लोकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि कोशिश यही की जा रही थी कि अपनी रणनीति के साथ साथ लोकल लोगों का सपोर्ट मिले, जिससे कि उनके बारे में जो ये जो आतंकी हैं, जो तो संगठन के नाम भी बदल रहे हैं अपने, और संगठन के नाम भी ऐसा लगता है कि कोई स्थानीय है, तो क्या लोकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से घुसपैठ हो रही है? या फिर कोई तंत्र में, खुफिया तंत्र में आपको कोई कमी नजर आती है जिसकी वजह से इनपुट नहीं मिल पा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह कि थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि उग्रवाद की लड़ाई कोई ऐसी सामान्य लड़ाई नहीं होती। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी बात जो निकल के अभी आई है, आपने कहा कि इन्फिल्ट्रेशन हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। आप देखिए कि इजराइल और अरब का उनका लड़ाई इतने वर्षों से चल रहा है, किस प्रकार अंडरग्राउंड उन्होंने टनलिंग कर रखी है। अब जब से हमने 2005-6 के आसपास फेंस बनाई और हमारा जो बॉर्डर एलओसी जो उनके पाकिस्तान के साथ है, जो पीओके में हमारा है, उसको जब मजबूत किया, तो उन्होंने अब कुछ जगह आया कि पंजाब के क्षेत्र में अंडरग्राउंड टनल्स मिली है। तो देखिए, आदमी जिसने दुश्मन ने फैसला कर लिया मैं आऊंगा, वो आएगा। पर दूसरी बात जो सबसे बड़ी जो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि खात्मा कैसे होगा। देखिए, खात्मा हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ये उग्रवाद को पीछे से सहारा देता है, और जब तक पाकिस्तान बंद नहीं करेगा तब तक ये चलता रहेगा। आज तक पाकिस्तान ने बंद नहीं किया है। जियाउल हक के बाद में उन्होंने, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान ने ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स का एक कोई तरीका चलाया था, जो मैं मेरे युवा दिनों में सुना करता था, और वो आज तक चल रहा है। और इसको खत्म करने का एक ही तरीका, अगर पाकिस्तान बंद नहीं करेगा ना वहां से अपने उन उग्रवादियों को तैयार करना, उनको सपोर्ट करना। सोचिए, देश है वो, तब तक भारत के अंदर ये हिस्से होते रहेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान को बंद कैसे करना है? अब हम तो दुआ करेंगे कि पाकिस्तान कल से मना कर दे, पर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब रही बात, मैंने दूसरा आपको इलाज बताया कि सर्जिकल स्ट्राइक टेररिस्ट कैंप पे तो आप करो, पर अब सर्जिकल स्ट्राइक उनको तड़फाओ जो इसको सहारा दे रहे हैं, ठोको उनके 2-4 जनरल्स, स्ट्राइक करो, मिसाइल्स लॉन्च करो। मैं जरा रोकूंगी आपको। ये तस्वीर पूरा देश देख रहा है। शहीद विजेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर अब आप देख रहे हैं कि पंच तत्व में विलीन हो चुका है और अंतिम संस्कार हो चुका है शहीद विजेंद्र सिंह का। दहशतगर्दों का कैसे खात्मा किया जाए, हम इस पर तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज ये तस्वीर जो देख रहा होगा वो गुस्से से भरा हुआ होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और जिस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। और ये जो शहादत है, ये शहादत यूं ही नहीं जानी चाहिए, बल्कि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना हो,
लेकिन डुमोली कला से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि अंतिम दर्शन हर कोई शहीद के करने चाह रहा था। वहां पर पूरा का पूरा गांव तिरंगा यात्रा में शामिल हुआ, अंतिम दर्शन किए, सलामी दी, सलाम किया, शहादत को नमन किया और अब पंचतत्व में विलीन शहीद विजेंद्र सिंह हो चुके हैं। नाम सदा सदा के लिए इनका अमर हो चुका है। और जब जब इस घटना का जिक्र होगा तो शहीद विजेंद्र सिंह का भी जिक्र होगा। लेकिन कर्नल देवानंद जी अपनी बात को पूरा करिए। मैं कह रहा था, तो देखिए ये जिस प्रकार की अग्नि हम देख रहे हैं, ये कोई नया नहीं है हिंदुस्तान हमारे सैनिकों के जीवन का। पर जो मैं बता रहा हूं, अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बंद करेगा तभी ये हमले हमारे, वरना रोज होते रहेंगे। अब पाकिस्तान बंद कैसे करेगा आप बताएं? या तो पाकिस्तान जिस दिन अपने स्वयं टूट जाए और पीओके हमारे पास आ जाए, और या पाकिस्तान में जो इसको पनाह दे रहे हैं उनको डर नहीं लगेगा ना कि अगर पाकिस्तान में आज हमला हुआ तो कल मेरा नंबर आएगा, तब तक ये बंद नहीं होगा। और इसलिए पाकिस्तान में उनके लीडर्स को टारगेट करना पड़ेगा और उनमें दहशत पैदा करनी पड़ेगी, नंबर 1। दूसरी बात, अब पाकिस्तान अकेला नहीं है, आज चीन और दूसरी विदेशी ताकतें हैं, उनके लिए भी भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। और तीसरी सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज भी मैं देख रहा हूं कई चैनल्स पे, ये राजनीतिक व्यक्तियों को पता नहीं क्या बीमारी है इस देश के अंदर, उनको शहादत के अंदर भी वोट नजर आते हैं। अरे आज के दिन तो शर्म करो तुम लोग, आज के दिन तो ये कहो कि देश एक खड़ा है और हमारी सरकार के पीछे खड़े हैं, और जो सेना करेगी उस पर हम विश्वास करेंगे, और जब तक सेना के कमांडर कोई कार्रवाई नहीं करते तब तक हम चुप बैठे हैं, हमारे मनोबल को कोई चोट नहीं आए। और वैसे बता दूं, आप राजनीतिक व्यक्ति जो पावर में नहीं बैठे, पता क्या है यार कि सेना क्या कर रही है, देवानंद जी, और सेना इनको बताएगी क्यों, ये बताओ आप। सेना बताएगी भी और बता भी रही है, और वहां पर जिस तरीके से सेना का सर्च भी जारी है लगातार, निश्चित तौर पर नेस्तनाबूद कर रही है इनके जो मंसूबे हैं उनको भी, और साथ ही साथ आतंकियों का खात्मा भी कर रही है। कर्नल अनुपम जेटली जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर देवानंद जी बता रहे हैं किस तरीके से खात्मा हो सकता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि वहां पर ड्यूटी आपकी भी रही है। कितनी ज्यादा चुनौती रहती है इस रीजन में सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना, आतंकियों को ढूंढना, घुसपैठ को रोकना? बहुत बड़ी चुनौती है। फौज जो है पूरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है, ड्रोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस मीन्स हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, गांव-गांव की मॉनिटरिंग है। उसके बावजूद भी ये इलाका इतना दुर्गम है कि कब 2-4 के ग्रुप में, छोटे ग्रुप में, अंधेरी रात, बर्फानी जगह या बारिश के समय अगर 30 आदमी कोशिश कर रहे हैं, हम 20-25 रोक लेते हैं, फिर भी 4-5 घुसपैठ करने में सक्षम हो जाते हैं। और ये सक्षम जो करते हैं, इनमें ध्यान देने की बात है कि अब पाकिस्तान के कम और विदेशी आतंकवादी जो जरूर आ रहे हैं। ये एक दुनिया में तरीका बन गया है कि अफगानी लोग और बाकी लोग जिनके पास विदेशी हथियार हैं, जो कि अफगानिस्तान में अमेरिका और रशिया ने अपने समय की लड़ाई में छोड़े हैं, वो हथियार लेके मर्सनरी आर्मी बनकर और हिंदुस्तान में अपना एक पैसा कमाने का जरिया बना के, लूटपाट का जरिया बना के आतंकवादियों के साथ आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा ट्रेंड लोग हैं। इन्होंने अमेरिका और रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी है। इसलिए इन लोगों से लड़ने के लिए फौज को और इंटेलिजेंस एजेंसी को बेहद चौकस होकर और एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। जब तक इंटेलिजेंस इनपुट बहुत सटीक नहीं होंगे, तब तक आतंकवाद की लड़ाई फौज उतनी सक्षम नहीं हो। सवाल मेरा ये भी है कि ये भी है कि वो इस तरीके से छिपे रहते हैं, घुसपैठ भी कर लेते हैं, हमले करते हैं, लेकिन हमारी कहां पर चूक हो रही है? क्योंकि स्ट्रैटेजी उनकी तरफ से जिस तरीके से बनाई जा रही है, आते हैं, हमले करते हैं और छिप जाते हैं, आसानी से फरार हो जाते हैं। लेकिन यहां पर हमारे 5 जवान शहीद हो जाते हैं और एक भी आतंकी नहीं मारा जाता है। तो स्ट्रैटेजी हमारी और कितनी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है? कहां हम चूक रहे हैं? हमें सोचना पड़ेगा अपनी स्ट्रैटेजी को, मिलिट्री की स्ट्रैटेजी को, ऑपरेशंस की स्ट्रैटेजी को, क्योंकि इस बार हथियार जो है AR-15 राइफल, जिसमें कि नाइट विजन डिवाइस भी है, आतंकवादियों के पास देखी गई। हमें बहुत सोच समझकर ये देखना पड़ेगा कि आतंकवादी किस हद तक लैस हैं, और उसके मुताबिक हमें अपनी पहल करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि लड़ाई में कम से कम सैनिक मारे जाएं और ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी मारे जाएं। यही फौज की ट्रेनिंग है और यही फौज चाहती है। मगर हमारे चाहने में
और लड़ाई के दौरान मृतकों की संख्या में अक्सर जो है असंतुलन हो जाता है। ज्यादातर आतंकवादी मारे जाते हैं, फौजी बहुत कम, 1 या 2 मारे जाते हैं क्योंकि वो ट्रेन है। मगर रात के अंधेरे में इस ऑपरेशन में ऐसा हुआ है कि 4 जवान, जिनमें से 1 जवान मेरी अपनी पलटन का था, जिसकी फोटो अखबारों में छपी है, वही अनुपम जी, वही मेरा सवाल था। देवानंद जी, सवाल यही सवाल मेरा आपसे भी है देवानंद जी। सवाल ये है कि वो इस तरीके से भाग कैसे जाते हैं, छिप कैसे जाते हैं? अगर वो छिप रहे हैं, अगर वो आसानी से भाग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रेकी पहले से उनके द्वारा की गई है। इसका मतलब ये भी है कि उनको तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो है कि भारतीय सेना किस प्रकार ऑपरेशन लड़ती है, जंगल में हो, चाहे वो पहाड़ के ऊपर हो, चाहे पानी के नीचे हो, चाहे आसमान में हो। उन ऑपरेशंस की चर्चा अगर हम यहां करने लगेंगे तो वो सैनिक क्या करेगा? पहली बात, आप अगर या तो अपने सैनिक पे विश्वास करो, और सैनिक के मैं मानता हूं, हमें विश्वास करना चाहिए कि वो जानता है। अब क्योंकि आपने बात पूछ ली, मैं एक इन्फेंट्री पैदल सैनिक हूं और भारतीय सेना की मैं बिहार रेजिमेंट का हूं और हमने उम्र भर यही काम किया है। बहुत सारे लोगों को सौभाग्य नहीं मिलता है और मैंने मेरे सामने गाड़ियां उड़ती हुई देखी है किस तरह। तो मैं आज एक बात बताना चाहूंगा कि दूर बैठ करके थोड़ी देर पहले हमारे कर्नल साहब आपको बता रहे थे कि राजस्थान के अरावली को देख करके आप उन पहाड़ों का अंदाजा नहीं लगा सकते हो। मैं आप देशवासियों आपसे पूछना चाहूंगा, यहां अगर 1 मिनट लाइट चली जाए, कितने लोग आप काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आंखों को कुछ दिखाई नहीं देगा। तो अगर उस जंगल के अंदर, उस बारिश के मौसम में, उस बर्फ में, और वो अनजान जगह, आपको मैं बता दूं, क्योंकि वैसे साहब बता रहे थे, कितने आप क्या देख सकते हो भाई, आदमी है वो। और दूसरी बात यह है कि अगर वो जंगल, जैसे आप कहते हो अभी क्यों बढ़ा, मैं बता तो रहा हूं देश को कि जब आपका दुश्मन देश कह रहा है कि भाई मैं भेजूंगा, तो इलाज पाकिस्तान का करना, इन 5 को तो सेना आज नहीं तो कल इनको ठोक देगी, चिंता वो नहीं है। पर एक बात और बताऊं, आप सवाल करते हैं कि जंगलों में कैसे निकल जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जम्मू कश्मीर के कोई इलाका देख लो, कश्मीर छोड़ के बीच का इलाका, जहां जहां पहाड़ होते हैं वहां पेड़ होते हैं। आप भी गए होंगे घूमने कश्मीर में, वो पेड़ की ऊंचाई करीब 100 से 150 फीट है और उस जंगल में आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, वहां सड़कें थोड़ी ना है गांव में, एक पहाड़ के ऊपर एक घर है, दूसरे पहाड़ पे दूसरा घर है, और वो एक घर और दूसरे घर आने जाने में उनको 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो ये भी समझना पड़ेगा। अब आप कहते हैं कि वहां टेररिस्ट घुस गया, अरे जयपुर में 1000 चोर घूम रहे हैं, क्या पुलिस पकड़ पा रही है सबको? तो मैं ये मानता हूं हमारी भारतीय सेना जंगल में जानती है कैसे करना है। हां, अगर कोई मंथन करना है, तुम्हारे सेना के अधिकारी कर रहे होंगे, हम मंथन करें उसका क्या है? मैं तो आज भी कहता हूं भारतीय सेना है जो वहां खड़ी मुकाबला कर रही है। मैंने एग्जांपल दिया आपको, सब बैठे, हमारे स्टूडियो में लाइट चली जाए तो क्या हाल होगा। तो ये चिंता नहीं करें, इन्फेंट्री अपनी है, सैनिक है, राष्ट्रीय राइफल्स है, उनकी अगर कोई कहीं चूक है वो सुधार कर रहे होंगे। बस हमें एक काम करना है, उनके पीछे खड़े रहना है। अरे जीवन का बलिदान दे रहा है वो, और हम चर्चा कर रहे हैं कि वो जंगल में कैसे भाग गया। तो जाइए ना कोई जंगल में, देखिए पता लगेगा। बहुत कठिन है, भरोसा करें सैनिक पे, वो तैयार है। और मैं वैसे भी कह रहा हूं, 10 से 15 दिन में किसी उग्रवादी को एक बार उसका सैटेलाइट पे नाम आ गया, उस फ्रेम में उसका खात्मा करती है। तो बड़ी बात मैं कह रहा हूं, अरे पाकिस्तान का इलाज क्यों नहीं करती सरकार? देश क्यों नहीं फैसला करता कि कल ही सर्जिकल स्ट्राइक हो? क्यों नहीं फैसला करता कि उनको बर्बाद किया जाए? बिल्कुल कर्नल देवानंद जी, बिल्कुल पूरा देश हमारी सेना के साथ है। और हम चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं जैसे क्योंकि पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि भाई हम इंतकाम चाहिए, हमें इन शहादत का बदला चाहिए, क्योंकि शहादत यूं ही बेजा नहीं जानी चाहिए। और हमारे सैनिक इस शहादत के बावजूद भी वहां पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं कि हम सुरक्षित रहें, और उनकी शहादत को हर कोई सलाम भी कर रहा है। हम समझ सकते हैं हर किसी की अपनी अपनी भावनाएं हैं, पूरा देश हमारे सुरक्षा बलों के साथ है। लेकिन कर्नल अनुपम जी, यहां पर सीधी बात यह है कि विदेशी ताकतों से, आतंकियों से निपटना है और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ निपटना है, क्योंकि इस तरीके से तो नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। देखिए, देश की फौज सक्षम है और देश के नेता सक्षम हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। हमने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया इन चीजों का, और आज भी हम वही करेंगे जो हमारे देश के लिए अच्छा है, जो हमारी देश की सेना के लिए अच्छा है और देश के नागरिकों के लिए अच्छा है। बिल्कुल, और वो किया भी जा रहा है। कर्नल देवानंद जी, आपने बताया कि अब जिस तरीके से, अब क्योंकि हर बार यूएन में तो भारत इस पूरे मुद्दे को उठाता है, लेकिन चीन हर बार वीटो लगा देता है। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं ना,
अब हमारे को ये युद्ध अकेले सेना का नहीं बचा है। ये युद्ध के अंदर हर नागरिक को आना पड़ेगा, और स्पेशली जो हमारे यहाँ की जो राजनीति करते हैं, मनोबल गिरा रहे हैं सैनिकों का, वो आज के दिन भी उल्ट पुल्ट बात कर रहे हैं। आज के दिन हमको एक काम करना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है, मैं जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व को जानता हूं, पिछले 10 वर्षों में 2 सर्जिकल स्ट्राइक की हैं, और हर काम में 5 से 10 दिन का समय लगता है, और मैं यकीन करता हूं जरूर इसका जवाब दिया जा रहा होगा। पर देखिए, जो सबसे मोटी बात है, अब क्या सैनिक अकेला ही एक जिम्मेवार बच गया है जो इनका खात्मा करेगा? अरे भाई, देश के अंदर बॉर्डर से लेकर के जहां ये एनकाउंटर होता है, बॉर्डर पे भी हमारे नागरिक रहते हैं, वहां के ऊपर भी जैसे हमारे कर्नल साहब बता रहे थे कि सैटेलाइट है, आपके सिस्टम है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है। पर देखिए, कितनी भी हम कोशिश कर लें, हम वो जब कोशिश करता आएगा, हमारा नुकसान हो गया, उसको हम खत्म करेंगे। अरे पर भाई, जब तक जिस नदी में पानी आ रहा है, वो जहां हिमालय से आ रहा है वहां रोकना पड़ेगा। जब तक वो नहीं रोकेंगे, मैंने कहा ना, पाकिस्तान उग्रवाद की फैक्ट्री है, वो रोज हजारों पैदा करता है, दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, हमारी फेंस के ऊपर बैठा रखे हैं। आज 5 गए हैं, कल वो 50 बैठे हैं, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेगा, 20 मारे जाएंगे। और जैसे कर्नल साहब बता रहे थे, 2-4 कोई अंडरग्राउंड टनल या कहीं पंजाब के इलाके से या कहीं नेपाल के इलाके से कहीं कहीं छुप करके चला जाता है। तो ये गंभीर सिचुएशन है, और मैं एक चीज जरूर मानता हूं कि देखिए, हमारे देश को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी। सेना के लिए हमें कोई चर्चा, वो बिल्कुल चौकस होंगे, मैं सेना में रहा हूं, और आज सेना की क्या परिस्थिति है वो हमसे यंगर लोग है, वो बेहतर जानते हैं। पर जो मैं चर्चा करना चाहता हूं और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, अब मंथन देश को बाहरी ताकतों को डील करने का है, और दूसरी जो देशद्रोही ताकतें हैं जो देश में खड़े होकर के अगर सरकार और सेना कुछ प्लान कर रही है इसका मुकाबला करने, अरे भाई, सरकार तो देश की है ना, आज मोदी जी है, कल कोई दूसरे आएंगे, कल पूर्व में कोई और रहे होंगे। तो आज जो चर्चा करनी है, आप अपने सारे तंत्र को लगाइए और पाकिस्तान को या तो टुकड़े कर दो, या पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाओ कि वो कल हाथ जोड़े। और वैसे भी 1971 में हमने भूल की थी, अगर उस दिन ये मसला हल हो जाता, 98,000 कैदी थे हमारे पास। और ये जो जिस तरह की चर्चाएं पूर्व की नहीं है, बस आज पूरे देश को इकट्ठा होकर के जो स्रोत है, जो पाकिस्तान है, उसको बंद करना पड़ेगा, उस नलके को टाइट करना पड़ेगा कि उसके बाद एक उग्रवादी वहां से ना आ सके। और जहां तक कुछ चर्चाएं कर रहे हैं डोमेन में कि यहां से आदमी कम हो गए, यहां 15 साल कुछ नहीं हुआ तो कुछ चीन के बॉर्डर पे भेज दिए, अरे देखिए, ये फालतू की बातें हैं। मैं देश को भी बता दूं, सेना को इतना कमजोर मत समझो, वो सब वहां कमांडर बैठे काम कर रहे होंगे। कर्नल देवानंद जी, सेना को कोई भी कमजोर नहीं समझ रहा है। कुछ स्टेटमेंट आ रहे थे कि वो यहां से वहां चले गए। हमारी सेना पर पूरा भरोसा है, और यही वजह है कि हम खुद को महफूज महसूस करते हैं। पूरा देश हमारे सुरक्षा बलों के साथ है। लेकिन सवाल कर्नल अनुपम जी ये भी है कि अब जिस तरीके से देवानंद जी कह रहे हैं कि यहां पर क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कुल मिलाकर हथियारों के साथ साथ कूटनीति और भी ज्यादा मजबूत जरूरी है, क्योंकि उसी के जरिए इस तरीके से खात्मा हो सकता है, आगे हम बढ़ सकते हैं स्ट्रैटेजी के साथ। देखिए, युद्ध जो है वो आखिरी एक तरीका है। सबसे पहले कूटनीति आती है और विदेश नीति आती है। जब सब कुछ फेल हुआ 1971 में, तो हमारी भारत की एक सरकार ने पाकिस्तान का 40% हिस्सा काटकर, 40% लैंड हिस्सा काटकर एक नया देश बांग्लादेश बनाया। शायद हमें ऐसे विचारों पर फिर से सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपनी नीति नहीं बदल रहा और लगातार हमारे एक जीवन में कांटे की तरह दर्द कर रहा है, हमें इस कांटे को निकालना होगा। बहुत समय हो गया कि हम पाकिस्तान को जो है समझा रहे हैं, उसको हल्का सबक सिखा रहे हैं। शायद समय आ गया एक भारी सबक सिखाने का, और आज की सरकार काबिल है ये करने के लिए। और जहां सरकार ये चाहेगी, फौज में इतनी क्षमता है कि वो दोबारा 1971 का नतीजा दोहरा सकती है। लेकिन कर्नल देवानंद जी, कांटे तो ऐसे भी है जो चुभे हुए दिख तो रहे हैं, और कुछ कांटे ऐसे भी है कि चुभ के जो घाव तो कर गए हैं, पता नहीं चल पा रहा है, पीछे से वार कर रहे हैं। इलाज तो फिर उनका भी करना होगा, और उनका इलाज हो सकता है कूटनीति से। बिल्कुल, कूटनीति भी करनी पड़ेगी और जूत नीति भी करनी पड़ेगी। अकेली कूटनीति अरे जूत मारो ना पाकिस्तान के, करो ना सर्जिकल स्ट्राइक, डर उसमें पैदा करो। उसके 2-4 जनरलों को जो हम कह रहे हैं, देखिए, थोड़े दिनों पहले एक आईएसआई के ब्रिगेडियर को अननोन गनमैन ने टपका दिया, तभी तो उनको डर लग रहा है। और मैं कहता हूं इसी तरह 10-15 अगले 4 दिन में टपका दो,
उनके कोर कमांडर को एलिमिनेट कर दो, चीफ को मार दो, अपने आप दहशत के मारे बंद करेंगे, भैया इंडिया से हाथ जोड़ो वरना साले हमें घर में आके ठोकेंगे। ये इलाज है इनका। बाकी देश का इलाज तो मैं मानता हूं होता रहेगा। और यही जो बात है कूटनीति की, देखिए आज विश्व के पटल पर पूरी त्राहिमाम मची हुई है। यूक्रेन रशिया, नाटो रशिया, अमेरिका रशिया, इधर इजराइल, हर जगह युद्ध चल रहे हैं। तो इस युद्ध के बीच में चीन की भी कुछ जो हिमाकत कर रहा है भारत विरोधी, वो उसका इलाज आई एम श्योर हम कर रहे हैं। पर जो देश के लिए मंथन की बात यह है, मैं ये मानता हूं आज के दिन हमें बिल्कुल पीछे खड़े होना चाहिए, एकजुटता का संदेश होना चाहिए कि ये हमला देश के ऊपर है, हमारे रणबांकुरों का बलिदान हुआ है और ये मौका है। अगर कुछ रणबांकुरों की, अगर विपक्ष वाले या कोई भी लोग एकजुटता की कमी है, तो अगर मुद्दे में कोई कमी है तो देवानंद जी मैं रोक रही हूं जरा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ क्या कह रहे हैं, वहां से सुनवा देते हैं। अपने मंसूबे, अपने इरादे पूरे करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके इरादों को हमेशा हमारे भारतीय सैनिकों ने, हमारी मजबूत सरकार ने विफल करा है। आगे भी निश्चित तौर पर भारत के ऊपर कोई भी टेढ़ी आंख से देखेगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। भारत के सैनिक, भारत के नौजवान भारत को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। ये गोली जो चली थी, ये अजय और विजेंद्र पे नहीं, ये भारत के ऊपर चली थी और इन दो योद्धाओं ने अपनी छाती आगे करी, उस गोली को, उस हमले को रोका। ऐसे ही न जाने कितने फौजी अपने छाती को आगे करके भारत पे जो होते हुए हमले को रोकते हैं। आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम जितने भी नौजवान हैं वो भारत को मजबूत रखने के लिए, भारत को सुरक्षित रखने के लिए एक संकल्प लें, मन में संकल्प लें, एकजुट रहें, मजबूत रहें, अपने शरीर को, मस्तिष्क को हर तरह से मजबूत करें। भारत आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो जाएगा कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत की तरफ देखने की। भारत की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी कि पाकिस्तान या जो भी आतंक को फैलाना चाहता है उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी भारत की तरफ देखने की। आज जो तिरंगा यात्रा निकली है, इन अजय को और विजेंद्र को सलामी देने के लिए, इनकी शहादत को प्रणाम करने के लिए, उसमें हजारों लाखों नौजवान ने हिस्सा लिया है। एक भारतीय गिरेगा, हजार योद्धा पैदा होंगे। ये संदेश हमारे देश के दुश्मनों तक आप सब पहुंचा दिए और हमारी माताओं को, उनके परिवारजनों को हम सलाम करते हैं कि उनके कोख से भारत को रक्षा, भारत को सुरक्षित करने के लिए योद्धा पैदा होते हैं। हर तरह से इनके परिवार को हम सुरक्षित रखेंगे। हर तरह से ये गांव, हर गांव अपने योद्धाओं को सलाम करेगा और उनके परिवार को सुरक्षित रखेगा। देश का बड़ा जिला झुंझुनू है, 485 से ज्यादा शहीद यहाँ हो चुके हैं। इसकी माटी में वीरता का परचम लहराता है। हिंदुस्तान की जब भी बात आती है, राजस्थान सबसे अग्रसर रहता है, आगे रहता है, लेकिन देश बलिदान का बदला मांग रहा है, परिवार मांग रहा है। निश्चित तौर पे झुंझुनू की धरती ऐसी है जहां से योद्धा पैदा होते हैं। सबसे ज्यादा बलिदान यहीं से हुआ है। राजस्थान का एक एक गांव, एक एक जिला, वहां पर युवा जो है वो मजबूत, शक्तिशाली हैं, जो भारत को हर तरह से, चाहे वो वर्दी पहने या वर्दी ना पहने, चाहे वो बिजनेस करें, व्यापार करें, चाहे वो कुछ भी करें, वो भारत के लिए जीते हैं और भारत के लिए मरते हैं। निश्चित तौर पे भारत की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और भारत को सुरक्षित रखने के लिए ही भारत तेज गति से मजबूत होता जा रहा है। चाहे अंतरिक्ष हो, धरती हो, समुद्र हो या आसमान हो, भारत हर तरह से मजबूत हो रहा है। चाहे आर्थिक शक्ति हो, चाहे सैन्य शक्ति हो, भारत हर तरह से मजबूत हो रहा है। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, भारत हर तरह से मजबूत हो रहा है और भारत हर भारतीय के दिल में रहता है, इसीलिए भारत हर तरह से सुरक्षित है। ये जो आतंकी है, ये हमें डराना चाहते हैं, लेकिन ये जान लें कि भारत अब और मजबूत होगा। जवाब मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर आपको पहले भी भारत की सरकार ने और भारत की सेना ने कहा है कि हम जब जवाबी कार्रवाई करेंगे, उसका समय भी हम तय करेंगे, जगह भी हम तय करेंगे और टारगेट भी हम तय करेंगे। निश्चित तौर पर हर आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को आप सुन रहे थे। हमले का बदला लिया जाएगा, लेकिन पूरा देश पूछ रहा है कि कब लिया जाएगा बदला।
शहादत को नमन पूरा देश कर रहा है, लेकिन सवाल हर किसी के मन में यही है कि कब तक इस तरीके से सहा जाएगा, कब फाइनल प्रहार पाकिस्तान पर किया जाएगा। कर्नल देवानंद जी, आप जिस तरीके से जिक्र भी कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर फाइनल प्रहार की जरूरत है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो कब होगा। ऐसी जब सिचुएशन बनती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई जिला या फिर कोई क्षेत्र अगर शांत है, वहां पर ऐसी गतिविधियां नहीं हो रही हैं, वहां के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बन रही है। स्ट्रैटेजी तो लगातार बनती ही है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उससे कैसे निपटा जाता है? क्या आपको लग रहा है कि किस स्तर पर, किस तरीके से इस स्थिति को लेकर मंथन हो रहा होगा? जी, सबसे पहले तो देखिए कि मैं ये बता सकता हूं कि कोई भी राजनीतिक बयान हम सुन रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं उन बयानों के अंदर उनको सकारात्मक बात करनी चाहिए। अब दो मुद्दे, आपने कहा कि ये रोकने की चर्चा है, बिल्कुल ये रुकने चाहिए। अब जैसे कि सेना अपना काम कर रही है, हम जानते हैं सैनिक एक को मारेगा, दूसरा तैयार बैठा है। अरे भाई, दूसरा जो नलका खोल करके अंदर पानी बाल्टी भर रहा है, उसको नलके को बंद करने की बात करनी पड़ेगी, पहली चीज तो। दूसरी चीज चाहिए, हम पूरे देश के अंदर जो भी चर्चा करें, एक अहम मुद्दा मैं चाहता हूं, जो रणबांकुरे जिन्होंने जीवन का बलिदान दिया है, मैं ये बात तय है कि सेना का मनोबल बिल्कुल नीचा नहीं है, पर ऐसे समय पर हमारे जो अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। हमने फूलों से श्रद्धांजलि दी, अब शब्दों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इन्होंने न केवल अपने गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारे राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। झुंझुनू जिला मैं समझता हूँ पूरे भारत में वो जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा शहादत दे रहे हैं। पर ये एक विचारणीय विषय ये है कि ये शहादत उस जगह हुई है जहाँ 24-25 साल से कोई इंसर्जेंसी या कोई आतंकवादी घटना नहीं हो रही थी। पहले कश्मीर घाटी में ज़रूर हो रही थी, पर ये जम्मू रीजन में जो ये हो रहा है, ये हम सब के लिए चिंता की बात है। शहीद अजय सिंह वो उनके भी हम जाके हैं वहाँ तो। हाँ, ये अजय सिंह जी, इनके पिताजी अभी कमलजीत, इनके दादाजी भी फौज में थे। ये इनके पूरे परिवार को हम ये सबल बताते हैं कि वो जो दारुण दुख उन पर टूटा है, उसको सहन करने में सारा राष्ट्र उनके साथ है। हम सब उनके साथ हैं। आतंकवाद बढ़ा है, इसको आप लोकसभा में भी उठाएंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से हमने पहले भी उठाया था 3 दिन के उसमें भी, और अब भी उठाएंगे। पिछले 24 साल में वहाँ कोई घटना नहीं हो रही थी। अब जब कश्मीर घाटी में कम हो गई तो यहाँ इस मोर्चे पर बहुत ज़्यादा हो रही। उस पर पिछले दिनों 11 तो ऑफिसर्स ने अपनी शहादत दे दी, जवानों ने दे दी। तो उस पर विजेंद्र सर्जिकल स्ट्राइक और मांगते हैं क्या? होना चाहिए। वो जो भी देश के हित के लिए काम हो, देश के सुरक्षा के लिए काम हो, हमारे जवानों की हिफाजत के काम हो, वो सारे कदम उठाने चाहिए। ये जो शहादत हो रही है, हम बहुत हृदय हमारी नम्रतापूर्वक बहुत उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो देखिए, बृजेंद्र ओला को आप सुन रहे थे, श्रद्धांजलि अर्पित करने वो पहुंचे हैं। पूरा का पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठे आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चर्चा भी हम कर रहे हैं क्योंकि सवाल सभी के मन में है। सवालों का जवाब भी मिलना जरूरी है, लेकिन सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर इसका बदला कब लिया जाएगा। कर्नल अनुपम जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि अब फाइनल प्रहार की जरूरत है और वही पूरा देश मांग रहा है, लेकिन वो कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, ये जो विषय है ये टीवी पर डिस्कस करने का नहीं है। अगर आप देखें तो जब ताज पर हमला हुआ 26/11 में, तो यही सबसे बड़ी दिक्कत थी कि आतंकवादी भी सुन रहे थे कि टीवी पर क्या लोगों की सोच है। सही बात। और मेरी सोच और देवानंद जी की सोच, जिन्होंने सारी जिंदगी फौज में गुजारी है, ऐसे दुर्गम इलाकों की रक्षा में गुजारी है, उनकी सोच आज की फौज की सोच से अलग नहीं हो सकती। मगर एक चीज जरूरी है कि हमें अपनी विदेश नीति पर ज्यादा ध्यान देना होगा और यकीन करना होगा कि विदेशी हथियार कम से कम इन आतंकवादियों को मिले। हम अपनी चौकसी को सुदृढ़ करें, पहले हम अपना घर ठीक करें, चाहे राजनीतिक पार्टियों की सोच हो, चाहे आम जनता की सोच हो। हर बार जब शहादत हो
तो ये भावुक बयान के जो है ये जख्म पर मलहम तो लगाते हैं, मगर जख्म को हरा ही रहने देते हैं, भर नहीं पाता और तुरंत दूसरा हादसा होता है। मई से लेकर जून तक ये 5वां हमला है लगातार पिछले 3 महीने में इस इलाके में। पहले 1-2 हमले के बाद हमें चौकस होकर यकीन करना चाहिए था कि आगे हमले कम से कम हो और रोके जा सके, परंतु विदेशी हथियारों का जो बाजार है वो $600 बिलियन का है, जो सबसे बड़ा बाजार है। बहुत बढ़िया। और ये हथियार कंपनियां चाहती हैं, विदेशी कंपनियां चाहती हैं कि कहीं ना कहीं उनके हथियार की बिक्री हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो अरब इसराइल वॉर हो, चाहे हिंदुस्तान में पनपता हुआ आतंकवाद पिछले 70 साल से चल रहा है वो हो। इनके लिए बाजार है, इनके लिए देश की स्थिरता मायने नहीं रखती। हमें अपना घर सुदृढ़ करना होगा और उस सुदृढ़ बनाने के साथ साथ हमें, जैसा देवानंद जी और मैं कह रहे हैं, ऐसा एक एक्शन तो करना होगा दोबारा जिससे पाकिस्तान हिले और कुछ समय तक कम से कम शांत बैठे। यानी कर्नल देवानंद जी, मंसूबे सिर्फ दहशत फैलाने के नहीं है, मंसूबे तो कुछ और भी हैं। बिल्कुल, मंसूबे इनके हमारे देश का नुकसान करने का है, हमारे देश की प्रगति को रोकना है, हमारे देश की शांति को रोकना है। और ये अकेला पाकिस्तान तो मैं बता रहा हूँ हिस्सा है, बहुत सारी चीजें हैं। पर जो एक चीज अभी कर्नल जेटली साहब ने बताई, मैं उनसे सहमत हूँ कि ये इतना बड़ा खेल है, हथियारों का जो खेल है, पर जहां तक हमारे इस टेररिज्म की लड़ाई की बात है, ये हथियार अकेला नहीं है। और अभी आपने देखा टीवी पे एक महानुभाव वहां श्रद्धांजलि देने गए थे, उनको नाम तक नहीं पता है। अरे तो यही तो जरूरत है देश को, हमें सैनिकों के किसी की कुछ नहीं चाहिए। वो उग्रवादी के हम पाकिस्तान का भी इलाज कर देगी सेना, अरे पर हमारे पीछे तो खड़े हो जाओ, ये ढकोसला मत करो। आपको नाम तक पता नहीं है, बस सिर्फ चले गए। अरे भाई, सैनिकों का सम्मान ऐसे नहीं होता है, आपको खड़े होना चाहिए साथ में। और जैसे जेटली साहब बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत सही कह रहे हैं, ये चीजें टीवी डिबेट के ऊपर एक चर्चा हो सकती है, पर जो प्लान है सेना बना रही है, पर वो भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, देश का हर नागरिक मानता है, अब असली कार्रवाई करने में ज्यादा विलंब करने की देश के नागरिकों में वो शक्ति नहीं बची है। बड़ा रोष है और ये रोष होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत काम हुआ है। और यहीं के ऊपर जिस प्रकार से हमारी, आज मैं देश का भी अभिनंदन धन्यवाद करना चाहूंगा और आप जैसे चैनल्स का, जो इस चीज को लेकर के सबके बीच में तथ्य लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। और कर्नल देवानंद जी, इस चर्चा का उद्देश्य भी यही है, क्योंकि एक आम इंसान जो इस वक्त हमें और आपको सुन रहा होगा, उसके मन में ये तस्वीरें देखकर सवाल तो यही उठ रहे होंगे कि आखिर इसको कैसे रोका जा सकता है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। ये आम इंसान तो, जिसको ये सब नहीं पता है, आप समझते हैं क्योंकि आपने अपनी सेवाएं दी हैं और बेहतरीन सेवाएं दी हैं, लेकिन इसीलिए हम चर्चा ये लेकर आए कि लोगों को पता तो चले कि वहां पर ऐसा हो क्यों रहा है, किस तरीके से इसे निपटा जा सकता है। कर्नल अनुपम जी, यहाँ पर आपने कई बातों का जिक्र किया, लेकिन घाटी के बाद जम्मू पर इस तरीके से नजर दहशतगर्दों की, और ये टाइमिंग को लेकर भी काफी सवाल फिर खड़े हो रहे हैं। यही टाइमिंग क्यों? क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में जम्मू में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। क्या इसकी यही वजह है कि दहशतगर्द जो आतंकी है वो छटपटा रहे हैं और एक बार फिर से नापाक अपनी जो कोशिश है वो यहाँ पर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान और ये आतंकवाद क्या चाहता है? पहली चीज, दुनिया को दिखाना चाहता है कि कश्मीर में अब तक शांति नहीं है, जबकि कश्मीर वैली के अंदर शांति बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अब वो जम्मू रीजन में, जहां हमारी फौज को भी हटाया गया और लद्दाख की तरफ ले जाया गया काफी यूनिटों को, तो वहां डेंसिटी कम हुई और इनको मौका मिला ये हरकत करने का। दूसरी बात, इनको ये दिखाना है कि अभी घाटी इलेक्शन के लिए जो इस साल के अंत में आने तैयार नहीं है। हमें सरकार को करना पड़ेगा कि किसी भी कीमत पर वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लागू किया जाए, और जैसे ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया लागू होगी, ये अपने आप लोग आतंकवाद पीछे हटेगा और हमें उस पर काफी हद तक काबू मिलेगा। यानी कि कर्नल देवानंद जी, वो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि खुद डरे हुए हैं। नहीं, मुझे लगता है वो हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहे, वो डरे हुए हैं कि घाटी के अंदर अगर चुनाव सफलतापूर्वक, जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में 58% नागरिकों ने भागीदारी निभाई है
अगर गलती से वो 50 भी हो गई स्टेट के असेंबली चुनाव में, तो वो जानते हैं कि इनका एजेंडा खत्म है। और वैसे भी बाहर बैठे हमारे पीओके के अंदर जो हमारे कश्मीरी नागरिक हैं, आप रोज देखते हैं वो किस प्रकार तड़फ रहे हैं कि हमारा जगह हिंदुस्तान के अंदर होनी चाहिए। तो डरे हुए हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। और जैसे यात्रा भी अच्छी तरीके से चल रही है, बिल्कुल। और जैसे जेटली साहब ने कहा, मैं भी इनके साथ समर्थन करता हूं। भारत सरकार कुछ भी हो जाए, चाहे धरती उल्टी हो जाए, चाहे यूक्रेन पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए, कश्मीर के अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए। और अमित साहब ने जिस प्रकार से वहां पर एलजी साहब को कुछ विशेषाधिकार दिए हैं पुलिस को और इनको, मैं मानता हूं ये सही तरीका है। दिल्ली की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। कुछ भी हो जाए चुनाव जरूर कराएं, और जो डरे हुए हैं उनका नामो निशान मिटाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। बिल्कुल। और कर्नल अनुपम जी, ये भी एक गंभीर सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से इलेक्शन की तैयारी चल रही है, अमरनाथ यात्रा को अगर आप देखेंगे तो इंतजाम काफी अच्छे हैं, वहां पर बड़ी संख्या में यात्री पहुंच भी रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं। एक तरफ अमरनाथ यात्रा बेखौफ हो रही है, तो दूसरी तरफ वहां पर जो इलेक्शन की तैयारी चल रही है वो भी अच्छी चल रही है। तो क्या यही वजह है कि ये जो अप्रैल से लेकर जुलाई तक का टाइम है, यही चुना गया इसलिए ये दिखाने के लिए कि भैया यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, यहाँ पर इलेक्शन हो नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पर दहशतगर्द अभी भी हैं? देखिए, ये छुटपुट घटनाएं, कुछ शहादत, काफी आतंकवादियों को ढेर करना, ये सब चलता रहेगा। मगर अंतरराष्ट्रीय पटल पर यह दिखाना कि हिंदुस्तान का कश्मीर पर काबू नहीं है, ये उनका एक मकसद है। दूसरी बात, कश्मीर वैली के अंदर जो बनिहाल टनल के आगे नॉर्थ में एरिया है, वहां ये कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। वहां फौज ने इस तरह घेराबंदी की हुई है कि वहां कुछ भी पंख मारने के काबिल नहीं है। बिल्कुल। और इनको जो मौका मिला पीर पंजाल के साउथ में, उस मौके को भी जल्द से जल्द सील किया जाएगा और फौज की वहां नफरी बढ़ाई जाएगी और चौकसी इंटेलिजेंस एजेंसीज की ज्यादा होगी। और कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि हम इस पर भी काबू पा गए हैं, और उसके बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसको चालू किया जाएगा, और देश जो है, जम्मू और कश्मीर जो है, देश के साथ विकास और खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल। कर्नल देवानंद जी, एक सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा बलों को, सेना को इनपुट मिला, वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, बौखलाए आतंकियों ने, तब जाकर हमला किया, फायरिंग की। अगर इस तरीके से खुफिया इनपुट नहीं मिलता तो फिर ऐसी मुठभेड़ भी नजर नहीं आती, ऐसे तो घुसपैठ होती रहती। फिर देखिए वही आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं। और सब लोग अपने अपने तरीके से जो सुरक्षा एजेंसीज काम भी कर रही हैं, पर देखिए जो बात निकल के आती है, जब दुश्मन ने तय कर लिया, और ये जो एक दिन में, मैं नहीं मानता टेररिस्ट या जो भी। कर्नल देवानंद जी, ये तस्वीर काफी भावुक करने वाली है। तिरंगे को मस्तक पर लगा के यहाँ पर नमन करता हुआ परिवार नजर आ रहा है, और क्या शब्दों में बयां करें इन तस्वीरों को। जी, उस माँ का कलेजा किस तरीके से छलनी हुआ होगा जब उसने सुना होगा कि उसका बेटा शहीद हो गया है। आप देखिए, ये रो रहे हैं परिजन, बिलख रहे हैं, लेकिन फक्र भी है उनके मन में कि बेशक हमारे परिवार का एक गया है, लेकिन दूसरा फिर तैयार है और दूसरा फिर जाएगा सरहद पर, और फिर ऐसे ही नाकाम जो कोशिशें हैं उसको नेस्तनाबूद करेगा, इन कोशिशों को खत्म करेगा, सफाया आतंकियों का करेगा। बहसावता कला से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज पूरा देश इन्हें नमन कर रहा है। दहशतगर्दों को खत्म करना है, और इसलिए स्ट्रैटेजी भी हमें इस तरीके से बनानी है, क्योंकि हिंदुस्तान पूछ रहा है कि आखिर ये शहादत कब तक ये शहादत, क्योंकि जिस तरीके से इनका खात्मा करने के लिए हम पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, और उसके लिहाज से तैयारी भी चल रही है। और सुरक्षा बलों के साथ, सेना के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, कुछ ना कहते हुए भी देवानंद जी गमगीन कर रही हैं, भावुक कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर भावुकता से काम नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पर सख्त निर्णय से काम चलेगा, जो लेना बहुत जरूरी हो गया है। मैं आपको इन तस्वीरों का, तो आप तो तस्वीरों में देख रहे हैं, हमारा सौभाग्य रहा है, मैं एक सैनिक होने के नाते कह सकता हूं, ये जो आंसू हैं, ये बड़े गौरव के आंसू हैं, और ये हर के सौभाग्य में नहीं होते। मानिए, मैं खुद कहता हूं, ये सौभाग्य मुझे भी नहीं मिला कभी, पर जो ये है, इसके लिए अब जो एक ही हम प्रण ले सकते हैं कि जो ये आंसू दिख रहे हैं, जो वीरांगना है, जो वीर नारी है, जो इस तरह के हमारे आज तक सैनिक, उनकी जो वीरांगनाएं, वीर नारियां हैं, जो बच्चे हैं, उनकी हम देखभाल करें, सबसे पहले प्रण लेना चाहिए। और मैं क्योंकि सैनिकों से जुड़ी हुई, वीर नारियों से जुड़ी हुई समस्या आपके चैनल के मार्फत कई बार उठाता रहता हूं, मैं आज का दिन इतना ही कह सकता हूं कि जो भी अधिकारी
आज मेरी बात सुन रहा है या जो भी अधिकारी इस बलिदान को देख रहा है, जो भी राजनेता इस बलिदान को देख रहा है, तो कसम खा लो अगली बार जब वीर नारी की कोई भी समस्या लेकर के आपके सामने आता है तो उसको चौखट चौखट जाने के लिए, सर्टिफिकेट्स जाने के लिए मत कहना, ये कहना कि माताजी आप बैठिए, मैं भी उस अधिकारी को बुलाता हूं और उनके जो जो अधिकार हैं कुर्सी पे बैठा के दीजिए, ना कि वो ठोकर खाए, ऐसा आग्रह है। क्योंकि ये पीड़ादायक ये तस्वीरें हैं और इससे पीड़ादायक तो बाद में आएंगी जब वो बेचारी कई जगह घूमती देखी गई है। पर मैं मानता हूं ये गौरव की बात है हम सब के लिए, और वो भी गौरव से कहती है कि सौभाग्य है कि मेरा पति भारत मां के लिए बलिदान हुआ है। बिल्कुल, जो शब्द आप कह रहे हैं वाकई में ये परिवार इनका जरूर कह रहा होगा। हालांकि अभी परिवार को देखेंगे, रोते बिलखते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन हौसले टूटे नहीं हैं, बल्कि बुलंद हौसले हैं। परिवार को सांत्वना दी जा रही है, लेकिन परिवार, कर्नल देवानंद जी ये कह रहा है कि नहीं, ये शहादत हमारी सदैव सदैव के लिए जहन में रहने वाली है और हमें फक्र है, इस पर गर्व है। और अभी तो ये एक हमारे परिजन, हमारे परिवार से गया, लेकिन ऐसे और भी सैनिक हम सरहद पर भेजेंगे। मैं आपको इसको देख के मुझे कुछ मेरे पूरे जीवन की चीजें याद आ रही हैं। मैं देश को बताऊं कि जिस प्रकार से हमारे सैनिकों की जो बॉडीज अब पीछे आई जाती हैं, ये पुराने जमाने में नहीं होता था। मुझे याद है श्रीलंका, मुझे याद है जम्मू कश्मीर, ये कारगिल युद्ध के बाद भारत के नागरिकों ने ये करना शुरू किया है और जिसके बाद ये बहुत एक अच्छी बात मानता हूं। पर जिस प्रकार से कठिनाई परिवार के लिए है, मैं जिस यूनिट में ऐसा होता है, मैं भी इसी तरह यूनिट का एक कमान अधिकारी रहा हूं और यंग ऑफिसर भी रहा हूं, मैं बताता हूं सबसे कठिन कड़ी जो पल होता है वो एक सैनिक यूनिट के लिए होता है। देवानंद जी, और कठिनाइयां और वो कैसे बताए उसके परिवार को कि आज ये हादसा हो गया है। बिल्कुल, और बड़े कलेजे पे पत्थर रखने पड़ते हैं, फिर भी हम कहते हैं ना, ये तो गौरव की बात है और दुख तो है बिल्कुल, पर बस इस दुख का इलाज। कर्नल देवानंद जी, कलेजे पर पत्थर रख के तो माओ ने अपने बेटों को भेजा है सरहद पर। ये हमारे भारत की बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए तस्वीरें जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं, कठिन समय है, लेकिन हमने कठिनाइयों से भी आगे बढ़ना सीखा है, क्योंकि हमने ऐसा कर दिखाया भी है। पीछे अगर आप देखेंगे पन्नों को पलट के कि किस तरीके से हमने दहशतगर्दों का खात्मा किया है, वो भी बेखौफ तरीके से। अब पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है, हिंदुस्तान कह रहा है कि वही निर्णय दोबारा से दोहराने की जरूरत है, जिससे कि जो इस शहादत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक के बाद एक जो तस्वीरें आ रही हैं, एक के बाद एक जो तिरंगा में लिपटे हुए शव आ रहे हैं, पार्थिव देह आ रही है, ये ना आए, बल्कि दहशतगर्दों को खत्म किया जाए।